to all my class 10 CBSE students. कैसे हैं आप सब? I am back again with the solutions of math specimen question paper 10 CBSE 24-25. सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया है, साथ में ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है. जिन बच्चों ने एमसीक्यू सॉल्यूशंस नहीं देखा है, गो एंड वॉच आउट दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ताकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और जो टाइम बचेगा आप उसमें आराम से बाकी सेक्शन सॉल्व कर सकते हो. ये वीडियो है सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, बी एंड सी का. डी और ई के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगी. तो आज सॉल्व करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस. लेकर के बैठ जाइए नोटबुक एंड पेन. सेक्शन बी में कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चंस. सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब सेक्शन बी का वेटेज है 10 मार्क्स. बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 20 ए में हमने 20 तक कर लिया था, नॉट 20 सॉरी 21. सेक्शन ए में 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किया. यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 21 से. तो क्वेश्चन 21 में आप देखो इंटरनल चॉइस है. 21 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 and 720 using prime factorization method, or find the HCF of 85 and 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Find the value of m. So you have internal choices. हम लोग चॉइस जहां पर है उसमें भी दोनों क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम 480 और 720 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो जल्दी से निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480. को हम लोग लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. नेक्स्ट 720, फाइव 1. अब लिख देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. दोनों नंबर को लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 2 कितनी बार है यहाँ पर 480 में? 5 बार. एक बार 3 है, एक बार 5 है. तो क्या लिखेंगे? 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1. नेक्स्ट 720 में 4 times 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 5 है. निकालेंगे सबसे पहले HCF. HCF इज व्हाट? कैसे निकालते हैं HCF? फॉर HCF वी टेक द लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन नंबर. जो नंबर्स कॉमन है उनके क्या करते हैं? लोएस्ट पावर लेते हैं. तो इट इज 2 to the power 4 इंटू क्या हो जाएगा? 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1. ये हो जाएगा हमारा HCF. सॉल्व करते हैं. 16 इंटू 3 इंटू 5. 16 5 80 times 3 which is 240. तो निकल गया HCF 240. एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द नंबर्स कौन कौन सा नंबर है? 2 3 5. तो 2 to the power 5 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1. तो 2 to the power 4 है 16. यहाँ हो जाएगा 32 इंटू 9 इंटू 5 which is 32 times 45. कैलकुलेशन करो. 32 इंटू 45. तो एलसीएम है 1440 एंड एचसीएफ इज 240. करते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85m माइनस 238m का वैल्यू निकालना है. तो मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF. उन दोनों नंबर्स का HCF निकालेंगे, उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए. जो HCF आएगा उसे इक्वेट करके m का वैल्यू निकालना है. करते हैं क्वेश्चन. चलो 85 को 5 17 तो प्राइम नंबर ही है. 17 1 17 238 119. 3 से चेक करते हैं, नहीं जाएगा. 9 + 1 10 + 1 11. डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा. 7 से देखते हैं. 7 1 7 7 7 49. यस. तो निकालना है HCF. दिख तो रहा है क्लियरली? दिख रहा है क्लियरली. HCF क्या है? HCF इज व्हाट? HCF इज 17. करते क्या है? जो कॉमन नंबर है उसका लोएस्ट पावर लेते हैं. तो 17. HCF इज 17.
HCF है 17। मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ और HCF और LCM निकालने का। इसी क्वेश्चन से ये क्या करेंगे, 5 इंटू 17 टू द पावर 1, और क्या लिखोगे इसमें आप लिखना, यू डू वन थिंग, आप ऐसे लिख देना इंटू 2 टू द पावर 0, मतलब जितना जो ऊपर नंबर्स है और जो नीचे नंबर्स है उनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू 7 टू द पावर 0। मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कुछ मैं बता रही हूँ। यहाँ है 2, 7, 17, यहाँ क्या लिख देंगे 5 टू द पावर 0। करना क्या है, करना क्या है, जो भी नंबर्स है उनका लोएस्ट पावर लेना है HCF के लिए। तो HCF क्या होगा, 17 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 17। HCF कैसे निकालते हैं, आपका रिवीजन करा दे रही हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। मैं आपका HCF LCM कैसे निकालते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, में आपका रिवीजन करा रही हूँ। LCM कैसे निकालते हैं बताओ, सारे नंबर्स का हाईएस्ट पावर लोगे तो LCM क्या होगा, 5 टू द पावर 1, नहीं 2 टू द पावर 1, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 7 to the power 1 and into 17 to the power 1, 2 into 5 into 7 into 17 LCM होगा। और HCF इज जो भी जितने नंबर्स हैं उनका क्या करना है, लोएस्ट पावर लेना है। LCM में हाईएस्ट पावर और HCF में लोएस्ट पावर। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या है यहाँ का, यहाँ हम लोगों ने देखा HCF क्या आया है, व्हाट इज द HCF, HCF इज 17 और HCF इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, 17 इज इक्वल टू writing 17 is equal to 85m minus 238। सॉल्व करेंगे इसको, is equal to 85m, m is equal to 3, m का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो m is 3। क्वेश्चन 21 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 22 में। Two dice are rolled together bearing numbers 4, 6, 9, 4, 6, 7, 9, 11 and 12. Find the probability that the product of the number obtained is an odd number। 6 नंबर्स हैं डाइस में, इन 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। 2 डाइस है, 2 डाइस रोल कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट आए, दोनों नंबर्स जो आएंगे ऊपर में डाइस में, अगर उनका प्रोडक्ट करे तो वो एक ऑड नंबर हो। पहले टोटल आउटकम्स लिखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 4 से। अगर फर्स्ट डाई में 4 आ रहा है तो दूसरा में 4 आ सकता है, यस। नेक्स्ट लिखो, अगर फर्स्ट में 4 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, ये होगा आउटकम, राइट। अगर फर्स्ट में 4 है तो नेक्स्ट चलते हैं 6 के साथ। अगर 6 है फर्स्ट में तो अगेन ये पॉसिबिलिटीज है, 6 के साथ पहले 4 लिख लेते हैं। 6 4, 6 6, 6 7, 6 9, 6 11 एंड 6 12। उसके बाद 7, एक चीज़ तो क्लियर है, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर बताते हैं। 9 के साथ 9 4, 9 6, 9 7, 9 9, 9 11 और 9 12। नेक्स्ट 11, पहला में 11 है तो नेक्स्ट में 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 7, उसके बाद 9, फिर नेक्स्ट में 11, फिर 12, राइट। नेक्स्ट पहला डाई में अगर 12 है तो दूसरा में 4 आ सकता है, 6 7 9 11 एंड 12। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये है टोटल आउटकम्स, यही आ सकता है। निकालना क्या है, कितना ऑड नंबर है, कितना ऑड नहीं, कौन सा कहाँ कब ऑड नंबर आएगा अगर प्रोडक्ट किया जाए दोनों नंबर्स का। तो बच्चे देखो ये तो क्लियर है कि ये क्या है, 4 इवन है, तो इससे अगर हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये हो गया स्ट्राइक ऑफ, इसमें कुछ भी नहीं होगा। सेम अप्लाइज विद द नेक्स्ट रो। 6 है, पहला नंबर 6, में पहला नंबर देख रही हूँ, 6 इंटू 4, 6 इंटू 6, 6 इंटू 7, 6 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, ऑफकोर्स एन इवन नंबर, ये भी स्ट्राइक ऑफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब 7 वाले रो में, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही है देखो 7 7, 7 7 ज़ा 49, ये एक है, 7 9 ज़ा 63, 7 11 ज़ा 77 एंड 7 12 ज़ा 84, नहीं है ये। नेक्स्ट आओ 9 है, 9 4 ज़ा 36, नहीं, 54 नहीं, 63, 81,
99 ये भी नहीं क्योंकि 108 ऑड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 11, 11 4 44 नो, 66 नो, यस 77, 99, 121 यहाँ आएगा, 132 अगेन अ नो। अब ये 12 है, पहला नंबर 12 है तो ये रो तो फिर से स्ट्राइक ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि 12 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट एन ऑड इवन नंबर। ठीक है, तो चलो अब निकालना है कितने ऑड नंबर्स है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल? फेवरेबल मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑड नंबर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप देख रहे हो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एन ऑड नंबर विल बी इक्वल टू 9 बाय 36 विच इज व्हाट 3 बाय 1 बाय 4। 9 बाय 36 विच इज 1 बाय 4। नेक्स्ट 22 में भी चॉइस है। पहला क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पॉजिटिव 3-digit integers have the 100th digit 8 and the units digit is 5? यूनिट डिजिट 5 पता है, 100th डिजिट आपको क्या पता है? यूनिट, टेंस, 100। ये टेंस डिजिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पता है कि एक 3-digit नंबर है जिसका यूनिट्स डिजिट 5 है, 100th डिजिट 8 है। तो क्वेश्चन है कि क्या कितना ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा? तो कितना ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा? यहाँ पर जितने डिजिट्स होते हैं बस आप उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर पुट कर लो। 35, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? सारे डिजिट्स पुट करके देख लेते हैं। 855, 5 डाल दिया बीच में, 6 डाल दिया बीच में। ये दोनों को फिक्स रखना है, ये दोनों नहीं चेंज होगा कि दिया है क्वेश्चन में यूनिट्स में 5 ही रहेगा और हंड्रेड्स में 8 ही रहेगा। 875, नेक्स्ट क्या? 888, ये सॉरी नॉट 888, अभी मैं बोल रही हूँ फिक्स रखना और मैं ही बोल रही हूँ 888, 885, 895, राइट। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 10। कितने डिजिट्स ऐसे बन सकते हैं? 10। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर फ्रॉम ऑल 3-digit नंबर्स। जितने 3-digit नंबर्स होते हैं क्या पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से कोई नंबर सेलेक्ट हो? ये नंबर एक सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो पहले आप लिख लो टोटल 3-digit नंबर्स कितने होते हैं। नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 3-digit, हंड्रेड्स। एंड कहाँ होता है? 100 to 999, राइट। कितने नंबर्स हुए फ्रॉम 100 to 999? 900 माइनस ये प्लस 1, ठीक है। तो 899 प्लस 1, 900 नंबर्स होते हैं, राइट। 900 नंबर्स है फ्रॉम दिस टू दिस। 100 से लेके 999 में कितने नंबर्स हैं? इट इज 900। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगा? प्रोबेबिलिटी that one such number is selected from this lot is, total favorable outcomes कितना है? 10 है। और total outcomes कितना है? 900। तो 10 by 900 बच्चे आंसर आ गया 1 by 90। आंसर है 1 by 90। कितना टोटल नंबर्स है? यहाँ है कि पहला बताना है कि 3-digit नंबर लिखना है जिसका यूनिट स्पेस 5 है, 100 स्पेस 8 है। लिख दिया हमने वो दो नंबर, बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके डाल करके देख लिया 10 नंबर आ रहे हैं। और फिर क्वेश्चन था कि क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब हम सारे 3-digit नंबर्स में से एक नंबर उठाए, एक नंबर सेलेक्ट करें तो वो इनमें से कोई आए, ये सब में से कोई आए। तो ये सब में से कोई आए तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 900 क्योंकि 900 3-digit, 3-digit नंबर्स 900 होते हैं। 900 नंबर्स हैं जो 3-digit नंबर्स हैं, मतलब देयर आर 900 3-digit नंबर्स। और यहाँ पर जो है फेवरेबल आउटकम वो है 10। तो 10 by 900 गिव्स अस 1 by 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अरे आसान सा लग रहा है, लग रहा है आसान। करना क्या? वैल्यू पुट करना है। चलो करते हैं जल्दी से, एकदम चक दे फटे करते हैं इस क्वेश्चन में। 2 sin square 60 माइनस tan square 30 by sec
स्क्वायर 45। चलो वैल्यूज जल्दी से, अब तो याद होगा बच्चे, याद हो गया होगा ना? नहीं याद हुआ है तो चलो कर लो पढ़ाई शुरू। अब अभी भी नहीं याद हुआ है तो ये टेंशन वाली बात है। लो टेंशन, टेंशन लो दिमाग में कि अभी ये वैल्यूज भी नहीं याद है आपको। करो पढ़ाई, एकदम जम के डट के पढ़ाई करो। चलो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। tan 30 है 1/√3। और अगर नहीं याद है ना, नहीं याद है तो आई हैव मेड अ शॉर्ट वीडियो फॉर द टिप्स टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेशियो। ये वीडियो आप जा करके देखो, ये वीडियो जा करके देखो जिसमें मैंने टिप्स शेयर किया है कि कैसे स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू याद करते हैं फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। डू वॉच इट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 45, व्हाट इज सेक 45? cos 45 क्या है? 1/√2। सेक 45 क्या होगा? √2, उसका रेसिप्रोकल। सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स 3/4 माइनस 1/3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय, सही है ना? सही चल रहे हैं? यस सही चल रहे हैं। चलो तो यहाँ आ गया 7/6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट? 7/12 है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 24। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। एक पॉइंट है 8, -5, ये एक पॉइंट है 8, -5। इस पॉइंट, सपोज ए पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक दूसरे पॉइंट से, मान लेते हैं वो दूसरा पॉइंट बी है जो कि कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में है तो किस फॉर्म में होगा बच्चे? एक्स एक्सिस में तो क्या जीरो होगा? वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, पता है अभी तक तो सबको। तो किस फॉर्म का होगा? x, 0। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ए भी दिया हुआ है √41 यूनिट्स। चलो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। Let the point A be ऐसे लिख देना 8, -5 and let the point B be x, 0 since it lies on x axis। तो चलो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। AB is equal to √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। इसको ले लो x1 y1, उसको ले लो x2 y2। चलो √41 करते हैं सॉल्व। रूट हो गया कैंसिल। एक्स स्क्वायर -16x प्लस 64 प्लस 25 25 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 89 48 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 12 और 4 दिख रहा है, -4x माइनस 12x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -16 आएगा, प्रोडक्ट लोगे तो +48 आएगा। कॉमन ले लेते हैं x -4 माइनस 12 x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 फिर से कॉमन लेंगे तो x क्या आ रहा है? x क्या आ रहा है? x या तो 12 है या x क्या है? 4 है। 12 और 4, तो पॉइंट्स क्या हो सकता है? पॉइंट्स क्या हो सकता है? 4, 0 और 12, 0। चेक कर ले, सही है? सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। शो दैट द पॉइंट्स 21, 22, 23, 24, 25, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चंस में आपको मिले इंटरनल चॉइस। ठीक है, चलो। शो दैट द पॉइंट्स a -5, 6, b 3, 0 and c 9, 8 they are the vertices of an isosceles triangle। आइसोसलेस ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल, निकालो तीनों साइड्स का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और दिखा देना है कि कोई 2 साइड्स इक्वल आएगा। आएगा ही। करते हैं ए बी। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर तो 3 + 5 and 0 - 6।
64 plus 36 which is 10 units. AB. Next BC. मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन. ठीक है, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर विच इज 36 प्लस 64 रूट 100 जो कि आ गया 10 यूनिट्स. तो देखिए गया यहाँ पर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन आप एक और निकाल करके दिखा देना. ठीक है, 2 साइड्स इक्वल आ रहे हैं. नेक्स्ट AC निकालेंगे, तो यहाँ तो प्रूव हो ही गया 10 यूनिट्स AB और BC है. निकालते हैं AC, देख लेते क्या वैल्यू आ रहा है. 9 प्लस 5 होल स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 196 प्लस 4 ये आ रहा है 200. तो 200 हो जाएगा 210 अंडर रूट 2 यूनिट्स. क्या लिखोगे? सिंस AB is equal to BC, triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल. लिख दो 10 यूनिट्स. ये कर लिया हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व. स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी. सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. अगेन कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस हैं, तो करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व. तो इस सेक्शन का वेटेज हो गया आपका 18 मार्क्स. 18 मार्क्स. सेक्शन ए वाज 20 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स हो गया, सेक्शन सी कर रहे हैं जो कि 18 मार्क्स का. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 26. इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoints of BC, CA and AB respectively. BC का D है, CA का E है, DE and F. In triangle ABC, DE and F are the midpoints of AB, AC and AB respectively. Proof क्या करना है? Triangle FBD is similar to DEF first. ये और ये ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स BFD एंड DEF. नेक्स्ट में DEF और ABC, DEF और ये पूरा ABC को करना है. तो पहले करते हैं ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ये दोनों को FBD एंड ट्रायंगल DEF, इनको सॉल्व करते हैं. अब ये तीनों है मिड पॉइंट्स, F, E और D मिड पॉइंट्स है. तो मिड पॉइंट है, अगर फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखने से पहले हम लोग ये लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से अगर F, E और D मिड पॉइंट है तो क्या होगा? FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड FE इज पैरेलल टू BC. यस, क्योंकि क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम से. मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? The line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये midpoint theorem है. तो उस theorem से FE जो होगा वो BC का half हो जाएगा और BC से parallel हो जाएगा. Now FE BC का half है, आपको पता है D भी midpoint है, D midpoint है, BC का half BD है, BC का half BD है, तो BD is equal to what? DC है. और FE क्या है? FE आधा है BC का, तो BC का आधा आप लिख सकते हो क्या है? BD है. BC का हाफ क्या है? हाफ BD नहीं लिखेंगे, सॉरी, वील राइट. हाफ ऑफ BC को लिखेंगे BD. हाफ ऑफ BC है BD. हाफ ऑफ BC BD है, तो FE किसके इक्वल हो गया? BD के. ऑल्सो FE इज पैरेलल टू BD. पैरेलल भी है BD के. FE जो है BD से इक्वल हो गया और पैरेलल हो गया, तो FEDB इज व्हाट? इट इज अ पैरेललोग्राम. क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया. बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को हमने क्या कर दिया? पैरेलल और इक्वल दोनों हो गया पैरेललोग्राम. लिखेंगे FEDB इज अ पैरेललोग्राम. इट इज अ पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम है, अब करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर. कैसे करेंगे सिमिलर? इन ट्रायंगल
FBD एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों को करना है सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला FBD इज इक्वल टू एंगल FED। क्यों? प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल होता है भैया, इक्वल है, एक मिल गया एंगल। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ देखो, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हो, या ये इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, लाइंस पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल FDB इज इक्वल टू एंगल DFE। रीजन क्या है इसका, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है इसका रीजन। तो ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ट्रायंगल हो गया सिमिलर, FBD is similar to triangle DEF। कौन सा क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गया दोनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ देखो FD के इक्वल है, इसका F और इसका DS, इंटीरियर ऑल्टरनेट। FB इज इक्वल टू ES, ऑपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट इसका D और इसका F, ये D एंगल और इसका F एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट अगेन। तो ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट है DEF और ABC। DEF ये ट्रायंगल और ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अगेन सेम मिड पॉइंट यूज करेंगे, फिर से मिड पॉइंट यूज करेंगे फिर से। इन ट्रायंगल सेम ABC, DE जो होगा वो AB के पैरेलल और हाफ होगा कि नहीं, फ्रॉम द मिड पॉइंट थ्योरम। आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। नेक्स्ट अगेन DE इन ट्राइंगल ABC लिखोगे, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं लिखना है। वी हैव प्रोवाइडेड यू द सॉल्यूशंस, PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप देख सकते हो कि आप लोग कैसे अपना आंसर्स लिखोगे। तो नेक्स्ट DE इज अगेन हाफ ऑफ AB, D हाफ होगा AB का, और D क्या होगा, पैरेलल भी होगा AB के, राइट। अगेन किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से। तो D अगर AB का हाफ है तो AB का हाफ क्या है, AB का हाफ AF लिख सकते हैं, F मिड पॉइंट है, AB का हाफ है AF, और D AF के पैरेलल है। AB के पैरेलल है तो AF के पैरेलल भी है ही, राइट। तो D इज इक्वल टू, देखो अब D इज इक्वल टू AF हो गया, D पैरेलल टू AF हो गया, तो अगेन कौन सा एक पैरेललोग्राम बन गया, DAF। नाउ DE therefore AF is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब वो दोनों ट्रायंगल, कौन दोनों ट्रायंगल लेंगे जिनको सिमिलर करना है, DEF एंड इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। चलो ये दोनों ट्रायंगल्स, तो DEF में FDE, आप देखो अच्छे से, FDE इज इक्वल टू ABC का BAC। क्यों, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल, देखो ये और ये एंगल, नॉट ट्रायंगल, ये देखो मैं ये दोनों एंगल्स ले रही हूँ, दिस एंड दिस, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, होगा इक्वल। तो लिखेंगे एंगल FDE इज इक्वल टू एंगल FDE इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऐसे नहीं लिखना है पूरा, आप लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आर इक्वल, आर इक्वल, ठीक है। वाइट इंक ले लेती हूँ, क्लैरिटी थोड़ा सा आ रहा है वाइट इंक पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक तो हो गया इक्वल। नेक्स्ट देखो एक और क्या लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, अगेन ये दोनों ले लेते हैं, दिस एंड दिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ही, राइट। तो क्या लिखेंगे, एंगल FED इज इक्वल टू ABC का कौन सा, ABC एंगल ही, ट्रायंगल ABC का ABC इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। अगेन सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही लिखोगे आप। दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगेन कौन सा क्राइटेरिया है, अगेन इट इज व्हाट, AA क्राइटेरिया। कर दिया हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, दो अलग अलग ट्रायंगल्स। यहाँ पहले हमने किया FBD इज सिमिलर टू DEF एंड देन DEF इज सिमिलर टू ABC। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है ये, इन ट्राइंगल ABC P and Q आर द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 है,
चॉइसेस था, पहला वाला कर रही है दूसरा करे, आपको दोनों में से एक करना है, मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ. In triangle ABC, P and Q are the points on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC. ठीक है, PQ और BC parallel है. Prove that the median AD drawn from A on BC bisects PQ. P और Q parallel दिया हुआ है, ठीक है. ABC एक ट्राइंगल है, उसमें PQ BC के पैरेलल है. AD इज द मीडियन, AD मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC है. प्रूव करना है कि ये जो मीडियन है AD ये PQ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू प्रूव है PR इज इक्वल टू RQ. गिवन इज, आप सब में लिखोगे गिवन टू प्रूफ. प्रेजेंटेशन में बार बार बोल रही हूँ, आंसर्स का बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप्स. गिवन टू प्रूफ सब लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स. और क्या दिया है बच्चे, दिया है AD इज द मीडियन. ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट, ये दिया है. टू प्रूफ क्या है, PR इज इक्वल टू RQ. करते हैं, चलो. सिमिलैरिटी यूज करके इन ट्रायंगल APR है एंड ट्रायंगल ABD, चलो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, ट्राई करो इनको सिमिलर प्रूफ करने का. तो यहाँ होगा PAR इज इक्वल टू एंगल BAD. कॉमन, एंगल कॉमन है. नेक्स्ट एक और एंगल APR लिख सकते हैं, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ABD. यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, एंगल क्या हो रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया एंगल, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर. APR इज सिमिलर APR, तो लिखेंगे ABD. यस, A कॉमन है, P है B के इक्वल और R है D के इक्वल. आपको पता है ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज नेमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नहीं लिख सकते हो APR इज सिमिलर टू BDA, बिल्कुल नहीं, क्योंकि A के साथ इक्वल है, एंगल P B के साथ है, R D के साथ है, तो वैसे ही लिखना, नेमिंग में ध्यान देना है बच्चे. नेक्स्ट आप क्या करो, ये दोनों ट्राइंगल लो, ARQ. अच्छा, ये हमने पहले सिमिलर कर दिया, ठीक है. अभी लिखेंगे इसके साइड्स कौन कौन से प्रोपोर्शनल है, ये लिख सकते हैं. अगर वो दोनों ट्राइंगल हो गया सिमिलर तो हम लोग लिख सकते हैं PR बाई BD इज इक्वल टू AR बाई AD, ठीक है. ऑल्सो इज इक्वल टू AP बाई AB होगा, जिसका हमें काम नहीं है, तो वी आर ओनली राइटिंग टू साइड्स, ठीक है, लिख दिया हमने. अब ARQ में इन ट्राइंगल ARQ और ADC सिमिलर, जैसे ये दोनों प्रूफ किया था ना, वैसे ही आप ARQ और ADC को सिमिलर प्रूफ करो. कैसे, एंगल RAQ इज इक्वल टू एंगल DAC. कॉमन एंगल है. नेक्स्ट एंगल ARQ ADC कॉरेस्पॉन्डिंग, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. ट्राइंगल हो गया सिमिलर. कौन कौन सा, ARQ लिखेंगे कैसे, ARQ इज सिमिलर टू, ध्यान दो, ARQ A ऑफ ARQ कौन से ADC के कौन से एंगल से इक्वल है, ये से, क्योंकि दोनों कॉमन था. नेक्स्ट R, इसका R इस ट्राइंगल के D के इक्वल है, तो D और Q हो जाएगा C से. अगेन A, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, RQ बाय DC इज इक्वल टू AR बाय AD. ये इक्वेशन 2 ले लो, ये ले लो बच्चे इक्वेशन. देखो इन दोनों से क्या आप डिड्यूस कर सकते हो, व्हाट कैन यू राइट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. आप देख रहे हो AR बाई RD PR बाई BD के इक्वल है और AR बाई RD RQ बाई DC के इक्वल है. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 PR बाई BD इज इक्वल टू RQ बाई DC. PR बाई BD, देखो PR बाई BD इज इक्वल टू RQ बाई CD, राइट. BD DC इक्वल है कि नहीं, आपको पता है, क्योंकि मीडियन है. BD इज इक्वल टू DC है, क्यों, AD इज द मीडियन. तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम DC लिख देंगे, इस BD के प्लेस में DC लिख देंगे, तो यहाँ से आ गया PQ इज इक्वल टू RQ. सो वी हैव प्रूव्ड PQ इज इक्वल टू RQ हो गया. तो प्रूफ कर किया हमने ना कि AD बाइसेक्ट कर रहा है PQ को भी. डन है क्वेश्चन ये वाला, डन है, समझ में भी आ गया अच्छे से. नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार बच्चे, समझ में नहीं आया तो वापस जाकर के ये सोल्यूशन फिर से, थोड़ा जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आते, गो बैक और सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, सोल्यूशंस उसका फिर से देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 9/40. दो नंबर का सम 18 है और उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है, 9/40. नंबर्स लिखना है, तो लेट द नंबर्स
बी एक्स, ठीक है, लेट वन ऑफ द नंबर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर या लेट वन नंबर। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रही हूँ, वन वेरिएबल से, यू कैन डू विद टू वेरिएबल्स ऑल्सो, लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल से कर सकते हो या इक्वेशन क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, मैं क्वाड्रेटिक से कर रही हूँ। लेट वन नंबर बी एक्स, देयरफॉर अदर नंबर क्या होगा, क्योंकि 18 अगर सम है, अगर दोनों का सम 18 है तो दूसरा नंबर को 18 माइनस एक्स लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट पार्ट देखो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इन दोनों को रेसिप्रोकल करो भैया, कर दिया, और उसका सम देखो 9/40 है, कर देते हैं इसको सॉल्व। एट्टी इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। 10 और 8, 10 और 8, हाँ 10 और 8, 10 and 8, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे, इज इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 8 0 होगा, जीरो प्रोडक्ट रूल्स है, तो या x 10 है या x क्या है 8। तो क्या है नंबर्स, दो नंबर्स क्या है 8 and 10, 10 and 8 है दो नंबर्स जिनका सम 18 आता है, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल करके सम लोगे तो आपको आएगा 9/40। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा zeros of a polynomial 6x square minus 5x plus 1 then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। पॉलिनोमियल एक दिया है, उसका जीरोस अल्फा और बीटा है, एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो पहले निकालेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, इसका निकालना है 0, तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, कौन से वैल्यू, किस x के वैल्यू पे आंसर क्या आएगा इस पॉलिनोमियल का 0, तो इक्वेट करेंगे 0 से, मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके हम लोग निकालते हैं इसका अल्फा और बीटा, ठीक है, 3x अल्फा बीटा का वैल्यूज निकालेंगे, और फिर उस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे जिसका जीरोस है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1/3 और 1/2, मतलब अल्फा है 1/3 और बीटा इज 1/2। तो निकालना क्या है, एक और पॉलिनोमियल जिसका जीरोस है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर पॉलिनोमियल जीरोस है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यस, तो वैल्यूज निकालना है किसका किसका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1/3 होल स्क्वायर 1/9, 1/2 होल स्क्वायर 1/4, तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट 1/36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 1/9 प्लस 1/4, तो 36, 4 प्लस 9 तो 13/36। बस वैल्यूज यहाँ कर देंगे सब्स्टिट्यूट, के एक्स स्क्वायर माइनस है 13/36, एक्स प्लस है यहाँ पर 1/36। तो टेकिंग के एज 1/36, इसको हम पॉलिनोमियल को ऐसे करके सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो निकालना था वो पॉलिनोमियल है के 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज 1 प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। थोड़ा सा आइडेंटिटीज यूज करते हैं, राइट, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से थोड़ा सा आप रिकॉल करो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वही लगाएंगे हम लोग आइडेंटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखो साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप बताओ,
एक्सपैंड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस साइन थीटा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, राइट। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। चलो इसको कैलकुलेट करो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट, आइडेंटिटी, साइन थीटा कैंसिल, क्या आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो क्या आएगा 2, 1 प्लस 1 2, ये 1 और ये 1 2, तो क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा प्लस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या दिया है, कॉस प्लस साइन का दिया है 1, और निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, निकल जाएगा अब इस इक्वेशन से, टू माइनस 1 विच इज 1। प्लस माइनस 1 प्रूफ कर दिया हमने, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज प्लस माइनस 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड क्या है, 18 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ये क्लॉक मिनट हैंड है, ये कितना दिया हुआ है 18 मीटर। अब ये मिनट हैंड कितना मिनट, 35 मिनट, तो अगर ये 12 में 35 मिनट्स के बाद ये आ जाएगा एट 7, तो ये एरिया निकालना है, ये एरिया यहाँ से लेकर के ये शेडेड पोर्शन का एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया की फाइंड द एरिया स्वेप्ट। तो ये क्या एक सेक्टर है, आप देख रहे हो ये एक सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला से। एरिया ऑफ सेक्टर में हमें क्या चाहिए, एंगल, कि वो सेक्टर कितना एंगल बना रहा है सेंटर में, तो यही निकालना है, ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये है एक मिनट हैंड, ठीक है। आप लिख सकते हो कि इन एक राउंड, देखो अब देखो पूरा जब एक राउंड होता है, ये मिनट हैंड जब पूरा एक राउंड 12 से वापस 12 में आएगा, तो आप बताओ एक राउंड में कितना डिग्रीज वो कवर करे इन वन राउंड, इन वन राउंड विच इज व्हाट 60 मिनट, समझ रहे हो, 60 मिनट में 360 डिग्री, क्योंकि वो पूरा एक राउंड लग जाता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट इज 360 डिग्री, एक मिनट में कितना डिग्री, एक मिनट में इट इज 6 डिग्री, नॉट 60 सॉरी, एक मिनट में 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री, राइट, एक मिनट में कितना डिग्री घूमे, यहाँ 6 डिग्री, इतना निकालना कितना, 35 मिनट्स में, 35 मिनट्स में ये हो जाएगा 210 डिग्री, 210 मतलब यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुँचा तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल विच इज मेकिंग एट द सेंटर विल बी 110 210, तो ये आ गया 210, ये 210 है, दिस इज 210। तो अब निकल गया बच्चे, अब हमें निकल गया, हमारे पास है एंगल, जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमारे पास आ गया एट द सेंटर 210। रेडियस कितना होगा, लेंथ जितना है इस मिनट हैंड का लेंथ है 18, तो निकालते हैं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन लिखो 35 मिनट्स में एरिया स्वेप्ट कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा हम लोगों ने निकाला 210, पाई 22/7, रेडियस इज 18। करते हैं सॉल्व इसको, 18 2s are 36, 2 11, 7 3s are 21, तो 33 इंटू 18, 18 इंटू 33, 18 इंटू 33, 594 centimeter square is the area swept
by the minute hand in 35 minutes. So आंसर है 594 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. AB is a chord of a circle centered at O such that angle AOB is 60 degree. OA 14 दिया हुआ है. We have to find the area of the minor segment. ठीक है. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन का जो दो चॉइस मिलता है तो सेकेंड क्वेश्चन है इसका. एंगल ये बचे 60 डिग्री. ये दिया है 14. ये 14 है तो ये भी 14 है, राइट. रेडियाई सर्कल्स के हैं. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो देखो यहाँ ध्यान से, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यस, ये 60 है तो आप ये दोनों निकालो, कितना होगा 180 माइनस 60 120. और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा 120/2 जो कि आ जाएगा 60. ये भी 60 आएगा, ये भी 60 है. कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना क्या है? निकालना है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अगर आप इस सेक्टर से, ये सेक्टर OAB से ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर दो तो निकल जाएगा सेगमेंट का एरिया. क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया सेक्टर AOB माइनस एरिया ट्रायंगल OAB. ठीक है, निकालते हैं दोनों का एरिया. पहले सेक्टर का निकालेंगे एरिया. थीटा बाय 360, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर इज 14. (22 into 14/3) 308/3. 1032 6 7 8 20 3 6 18, फिर 3 6 18 तो 102.67 राउंड ऑफ करके सेंटीमीटर स्क्वायर. ये निकल गया एरिया सेक्टर का. सेक्टर का एरिया निकल गया. निकालते हैं ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या, कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a². a इज व्हाट? √3/4a². साइड है 14 और आपको दिया है क्वेश्चन में, यू हैव टू टेक √3 एज 1.73. नहीं दिया तो आप 1.732 लोगे. अच्छा, मैंने 1.732 मैं बोल रही थी, आई वाज जस्ट स्पीकिंग, तो आई हैड रिटन 1.73 लेकिन दिया क्या 1.73 इंटू 49. मैं आपको बोल रही थी ना 1.732 लेना है, 2 लेना है, तो बोलते बोलते मैंने वही लिख दिया, लेकिन लिखना नहीं है, वो नहीं लेना है. तो 173 इंटू 49. (84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर. निकालेंगे सेगमेंट का. दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट और निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. (102.67 माइनस 84.77 0 9 7 और 1 17.90 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस माइनर सेगमेंट का एरिया. नेक्स्ट, ये है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, क्वेश्चन 31. प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर. √3 को प्रूव करना एक इरैशनल नंबर है. तो आपको पता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करते हैं हम लोग, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही यूज करेंगे. तो लेट √3 बी अ रैशनल नंबर. क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर. अगर ये एक रैशनल नंबर है तो देयरफॉर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फॉर्म a/b. तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज a/b. जहाँ a और b क्या है उसको भी आप डिफाइन करोगे. वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स. इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या मतलब? एक क्वेश्चन आएगा ही
एक क्वेश्चन आना ही अप्रूव दिस टू बी इरेशनल, वो कुछ भी है, या तो √3 √5 आए या आपको 2 + √3 6 + √3 2/√3, एक क्वेश्चन आपको आएगा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से, ठीक है, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट चलो अब ये अगर है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, क्या लिखेंगे, और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3। तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ से क्या दिख रहा है, b एक इंटीजर है, हमने इंटीजर लिया है, तो b डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्या करेंगे, लेट a बी 3c, लेट a बी 3c, और यहाँ पुट कर दो सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा 3b स्क्वायर 9c स्क्वायर। नेक्स्ट इज इक्वल टू c स्क्वायर, यहाँ लिख देना वे c इज एन इंटीजर, where c is an integer, c एक इंटीजर है। नेक्स्ट तो यहाँ क्या लिखेंगे, therefore 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, इन दोनों से क्या कंक्लूजन आया, 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ, a एंड b बोथ। लेकिन अभी हम लोगों ने तुरंत क्या लिखा था, दे आर को प्राइम इंटीजर्स, they are co-prime integers, तो contradiction आ गया, here arises a contradiction, here arises a contradiction, लिखोगे because 3 जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, 3 क्या इन दोनों का HCF है, जबकि co-prime numbers का HCF 1 आता है, आपको पता है। here arises a contradiction, this contradiction is because we have assumed √3 to be and irrational number, मैं ऐसे लिख रही हूँ irrational number, therefore √3 is not rational, sorry एकदम sorry बच्चों, नहीं, we have taken √3 as a rational number, rational लिया ना, irrational कहाँ लिया, sorry to be a rational number, rational लिया था ना हमने, तभी ये contradiction आया। assumption क्या था स्टार्टिंग में, let √3 be a rational number, therefore √3 is not rational, √3 is irrational। अच्छे से स्टेप्स लिखोगे, प्रॉपर स्टेप्स लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स अगेन। यहाँ आ गए बच्चे एंड ऑफ द वीडियो में, सेक्शन बी सेक्शन की सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बहुत जल्दी सेक्शन डी सेक्शन ई के वीडियोस मैं लेकर के आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चे तो ज़रूर आप लाइक करो, वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करो और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दो सो दैट आप अपडेटेड रहो हमारे जितने भी वीडियोज़ आने वाले हैं। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करो, उसमें भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए एकेडमिक रील्स लेकर के आते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं सेक्शन डी एंड सेक्शन ई के वीडियोस का सोल्यूशन। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, डू कमेंट मी डाउन, डू कमेंट। और कहीं से भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेशन। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बच्चे ये भी कमेंट कर देना, कैसा लगा वीडियो बता दो मुझे। टिल देन all the good students, all the CBSE students, goodbye and happy learning.